हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE ऑन चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 3 की। देखो भाई, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई भी चैप्टर जब हमारा कंप्लीट होता है तो उसके कुछ 4-5 दिन तक हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो हमने चीजें पढ़ी है उनका एक बार पूरा आइडिया हमें हो जाता है कि हाँ भाई ये भी चीजें हमने कवर की थी। ऑल्दो टॉपिक के साथ भी मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, लेकिन उसके अलावा यहां पे अब हम ऐसे भेदभाव नहीं करेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन, उस टॉपिक से क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस करने का फायदा यह है कि जब एग्जाम में आपके पास सवाल आएगा ना, तो कभी टॉपिक बेस्ड सवाल नहीं आएगा। सवाल तो कुछ भी आ जाएगा, आपको तो सोचना पड़ेगा कौन से टॉपिक से, तो उसकी आदत आज से डाल लेंगे हम लोग। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के फायदे यही है कि हमारा दिमाग जो है वो खुल रहा है। वैसा खुलना नहीं कि तुम सोचो बाहर आ गया, नहीं, दिमाग खुल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पता चलता है कि अच्छा अगर ऐसा होगा तो ये करना पड़ेगा क्वेश्चन में। कितनी बातें सीखी हमने पिछले 2 सेशन में, तो बिल्कुल आज के सेशन में भी हम कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाएंगे, राइट। चलिए भाई, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आशीष कपलेश है। पिछले 6 सालों से मैं जेईई एक्सपीरियंस को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं, और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं उनको फॉलो करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, अपनी फॉर्मूला लिस्ट बनानी है। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के बाद जो आपको डीपीपीज मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उनको सॉल्व करना है। वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। और उनके वीडियो सॉल्यूशंस मैं बनाते चल रहा हूं, ताकि डीपीपी में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए तो उसके वीडियो सॉल्यूशन देख के आप अपने असिस्ट कर सके अपने आपको, राइट। उसके अलावा हम यहाँ पे एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेसिकली, जो अभी चल रहा है ना। उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले कुछ चंद सालों में किस प्रकार के सवाल पूछे गए होंगे वो हम देखेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, पूरा एकदम थॉट क्लियर हो जाएगा कि यार ये चैप्टर था, इससे ऐसे क्वेश्चन आए थे और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा, राइट। चलिए भाई, तो जैसे आज के सेशन की मैं बात पहले क्लियर कर देता हूं आप लोगों की। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, फिर देखो क्या तुमने वो आंसर सही निकाला है कि नहीं निकाला है, ठीक है। तो ये काम तुम लोगों को करना है। पेन और पेपर होना चाहिए, नहीं है तो लेके आ जाओ। मैं पहला सवाल दिखा रहा हूं। पहला सवाल बोलता है, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज गिवन बाय v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। देखो ये वेक्टर फॉर्मेट में होता है, ठीक है। ये जो है वेक्टर फॉर्मेट में है। यहां पे इसको लिखने का एक और तरीका होता है, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्मेट है, तो ऐसा भी दिखे तो घबरा मत जाना कभी, ठीक है। चलिए भाई, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। देखो अब उसको साइन लगाने की जरूरत नहीं है, उसको साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम भी समझदार हो। ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो ये वेक्टर ही होगा, है ना। आर इज द रेडियस वेक्टर, ये वेक्टर होगा। तो भाई समझदार हैं हम लोग। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ओमेगा विच इज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो यहां पे ओमेगा वेक्टर मुझे दे दिया गया, इट इज योर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का 2k कैप। साथ ही साथ मुझे आर वेक्टर भी दे दिया गया है, इट इज योर 4j कैप माइनस का 3k कैप। उसने क्या बोला है कि आपको फाइंड करना है v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है आपको। लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। कैसे करोगे अब इसको सॉल्व? अब यार वो बोलने की जरूरत नहीं है, तुम भी समझदार हो, हम भी समझदार है कि यहां पे v वेक्टर का ही साइन होता है ना। हाँ, मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या होगा? पहली बात तो ये क्या चीज है सर, कोई भी बॉडी अगर रोटेट करती है तो उसके पास होती है एंगुलर वेलोसिटी, साथ ही साथ उसके किसी भी पार्टिकल को देखोगे तो उसके पास वेलोसिटी भी है। जैसे कि कैसे, मान लो ये कोई बॉडी है मेरे पास, गोल गोल घुमा दिया इसको मैंने। जब ये बॉडी गोल गोल घूम रही है तो डेफिनेटली इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, साथ ही साथ इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी भी आती है जो हमेशा इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहती है। बेटा टेंजेंशियल क्या होता है? जो कि टेंजेंट के अलोंग होता है। ये आपको पता होगा, किसी भी कर्व पे, मैथ्स का पार्ट है बेटा, किसी भी कर्व का जो होता है इसको टेंजेंट कहते हैं, है ना। एक ऐसी लाइन जो कर्व को छू के जाती है वो उसका क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है ना। एक ऐसी लाइन जो कर्व को छू के जाती है वो उसका टेंजेंट कहलाती है। तो ये जो हमारा कर्व यहां पे बन रहा था, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, है ना, तो इस कर्व को छूते हुए एक लाइन जा रही है एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट। और ये जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा इस टेंजेंट वाली लाइन पे होती है। अच्छा, घूम फिर के मान लो अगर ये पार्टिकल हमारा यहां पे आ गया, घूम फिर के ये पार्टिकल यहां आ गया, तो इसका टेंजेंट यहां पे बनेगा, तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। फिर
तो कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है या फिर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है तो उसके पास यहाँ पे एक लीनियर वेलोसिटी है और एक एंगुलर वेलोसिटी है। रिलेशन है बेसिकली लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में v इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये एक रिलेशन होता है बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन नामक एक चैप्टर आएगा जो कि 2 डायमेंशनल मोशन का केस होता है, वहां पे इसके बारे में पढ़ेंगे। रोटेशन में भी आएगी ये चीजें, तो सर्कुलर मोशन हो रोटेशन हो वहां पे ये रिलेशन काम आता है। तो हमें फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब ये देखो ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है, लेकिन यहां पे जो कर रहे हैं वो वेक्टर से पता चलता है। हमें ओमेगा पता है, आर पता है, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखा वेक्टर का यूज फिजिक्स में, का यूज फिजिक्स में ये है भाई वेक्टर का यूज फिजिक्स में, है ना। तो वेक्टर क्या काम आ रहा है सर हमारे, हैं क्यों का पढ़ दे फालतू में हम लोग। जब आप बोलते हो मैथ्स का चैप्टर है, मैथ्स में आएगा, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां पे काम आएगा। ठीक है भाई, हमारे फिजिक्स की जो बोली है ना वो मैथ्स ही तो है। क्या कर रहे हो, मैथ्स ही तो कर रहे हो तुम लोग। तो फिजिक्स की जो बोली है, जो भाषा है, वो मैथ्स ही तो है। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स यार, क्या है तुम भी। चलिए भाई करें सॉल्व इसको। ओमेगा है i माइनस 2 प्लस 2, है ना। सो ओमेगा जो है इट इज योर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। आर वेक्टर जो है सर हमारे पास इट इज योर आई कैप एंड जे कैप ओनली, राइट। के कैप नहीं होगा इसमें, अच्छा जे कैप है। 4 जे कैप माइनस का 3 के कैप, तो दिस कैन बी रिटन एज 4 जे कैप माइनस का 3 के कैप एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v विच इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। मुझे एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो पहले तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने लिखा यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे लिखा जे कैप, यहाँ पे लिखा के कैप। भाई साहब एक बात बताओ, सबसे पहला वेक्टर कौन है, ओमेगा। तो सबसे पहले ओमेगा की बात है। आई कैप का 1, जे कैप का माइनस का 2, के कैप का प्लस का 2। फिर इधर आओ, आई कैप तो है ही नहीं 0, जे कैप का 4, के कैप का माइनस का 3। सॉल्व करते हैं, वी वेक्टर हमें मिलेगा यहां से। आई कैप लिखा सबसे पहले, भाई आई कैप वाले कॉलम को छुपा दीजिए, आई कैप वाले रो को छुपा दीजिए। क्या सिर्फ माइनस का 2, 2, 4 और माइनस 3 दिख रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बेटा, तो प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8। फिर जब जे कैप की बातें करते हैं बेटा तो क्या लिखते हैं, इसको मिटा दूं, हाँ चलिए भाई बात बढ़िया। जब हम जे कैप की बातें करते हैं तो जे कैप का कॉलम छुपा देंगे, जे कैप की पूरी रो छुपा देंगे। कौन बचेगा, 1 2 0 माइनस 3, तो ये 1 माइनस 3 के साथ जाएगा, ये 0 2 के साथ जाएगा। चलिए भाई याद है ये सारी बातें, ठीक है भाई लिखने शुरू करते हैं। मैंने बोला जब भी जे कैप को लिखोगे माइनस के साथ लिखोगे, ये माइनस का 3 1 से होगा मल्टीप्लाई, बनेगा माइनस का 3, माइनस 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा 0। फिर हम बात करते हैं प्लस में के कैप की। अब आप क्या करोगे, के कैप वाले कॉलम को छुपाएंगे, के कैप वाले रो को छुपा लेंगे। बचा कौन, 1 माइनस 2 0 4, 4 1 के साथ जाएगा, 0 माइनस 2 के साथ जाएगा। 4 जो है 1 के साथ जाएगा, 0 माइनस 2 के साथ जाएगा। सो इसको हमने ऐसे ही किया, सो 4 माइनस 0 सॉल्व किया इसको। 6 माइनस 8 माइनस का 2 आई कैप होता है, और माइनस का 3 माइनस का 1 तो प्लस का 3 जे कैप हो जाएगा ये, और यहां पे 4 के कैप बन जाएगा। ये मेरे को v वेक्टर मिला है, ये मुझे वेलोसिटी वेक्टर मिला है। बट मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बस अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो आसान है हमारे लिए। तो v का मैग्नीट्यूड अगर मुझे फाइंड करना है, इट कम्स आउट बी अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्या ये अंडर रूट ऑफ 29 बन रहा है क्या, बोलो तो। v का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 29 आ रहा है क्या, बोलो भाई। अंडर रूट ऑफ 29, ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बोल दो ए ऑप्शन सही होगा। सिंपल था, बहुत ही ज्यादा ना। चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। ये सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे सारी बातें, है ना, तो घबराओ मत। अभी ये मत सोचो कि सर क्या चल रहा है ये सब, है ना। सर्कुलर मोशन में आएंगी सारी बातें, और रोटेशन में भी सारी बातें पढ़ते हैं हम लोग। तो इसका बेस पहले सर्कुलर मोशन से क्लियर करेंगे, फिर रोटेशन पे चलेंगे आगे चल के, है ना। छाप लीजिए इसको जल्दी से, छाप लिया क्या नोट सभी ने, यहां पे आओ इसको भी नोट कर लो। हो गया भाई, बढ़े अगले सवाल पे। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। देखो हम यहाँ सीक्वेंस में चल रहे हैं सारे, है ना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोलता है, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड v
व्हाट इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। सितारे चमकाना चाहो तो चमका लेना इस पे, ठीक है। ये अक्सर कंफ्यूज करता है बच्चे को, क्योंकि एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड v। मैंने आपको v का डायरेक्शन बता दिया अभी, है ना। पिछले क्वेश्चन से मैंने आपको v का डायरेक्शन बता दिया, वो कैसा रहेगा बेटा, टेंजेंशियल रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। पिछले क्वेश्चन में मैंने v का डायरेक्शन बताया था ना, वो हमेशा टेंजेंशियल होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ पे चल रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड v, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बेटा मैं एक काम करता हूं, पहले तो एक सर्कुलर पाथ बना लेता हूं, है ना। सो मैंने क्या किया, एक सर्कुलर पाथ बना लिया यहां पे। सो ये हमारा सर्कुलर पाथ हो जाएगा, नीचे बना लेता हूं थोड़ा सा। अब क्या होगा, इस पे मैं बना रहा हूं अपनी वो वेलोसिटी वेक्टर। तो मान लीजिए ये हमारा सेंटर हो जाएगा सर्कुलर पाथ का, सेंटर पे ही बनाया है इसको, बिल्कुल हाँ। और यहां पे कोई पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल के पास इनिशियली मान लो v स्पीड है। ये पार्टिकल जो है मूव कर रहा है v स्पीड से। देखो आप इस वेलोसिटी को देखोगे तो टेंजेंशियल दिख रहा है आपको। क्या इस कर्व के टेंजेंशियल है ये v? हाँ सर, इस कर्व के टेंजेंशियल है v, बिल्कुल यही तो चाहिए। अब ये कोई पार्टिकल था हमारा, ये कोई पार्टिकल था हमारा, और इसने जब चला तो 60 डिग्री एंगल बनाया। तो 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा कहीं पे, खुद सोचो। 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद क्या ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा? अगर ये पार्टिकल यहां से चल के यहां गया तो इधर टेंजेंट बनाना पड़ेगा, वो ऐसा बनेगा कुछ v। देख लो क्या वो टेंजेंशियल है अभी भी? हाँ सर बिल्कुल। कांस्टेंट स्पीड बोली उसने। देखो कांस्टेंट स्पीड बोलने का मतलब यही है कि जितने स्पीड से वो इस इनिशियल पॉइंट पे चल रहा था उतनी ही स्पीड से अभी ये इस फाइनल पॉइंट पे भी चल रहा है, ठीक है। जितनी स्पीड से वो इनिशियल पॉइंट पे चल रहा था उतनी ही स्पीड से ये फाइनल पॉइंट पे भी चल रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम है। अरे यार, वेलोसिटी के पास एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। यहां पे आप देखो तो मैग्नीट्यूड तो सेम है ना बेटा, पहले भी v था आज भी v है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन पहले डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, पहले डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, अभी डायरेक्शन इधर जा रही है, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो डायरेक्शन में क्या हो गया, चेंज हो गया। और बेटा वेलोसिटी की तो कहानी ये कहती है हमसे कि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेलोसिटी ही चेंज हो जाता है, वेलोसिटी ही चेंज हो जाती है अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया है ना, डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड सेम रहा, डायरेक्शन चेंज हो गया। अब क्या करें, तो चेंज इन वेलोसिटी बताना मुझे, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। कुछ बच्चे बोलेंगे आंसर 0 होगा सर, तो 0 बहुत गलत बात है बोलना, क्योंकि वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से फर्क पड़ता है। मैग्नीट्यूड भले से सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई है। अब इसको मैं कंपेयर करता हूं हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। क्यों? क्योंकि सर ऐसे सॉल्व करना नहीं आता मुझे, है ना। अगर कहीं पे x एक्सिस y एक्सिस होता तो अच्छी बात थी, मुझे समझ आता कुछ। ये चीज तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि इसको कैसे सॉल्व करूं, है ना। ये v वेलोसिटी वेक्टर ये इधर जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है ये तो पता ही नहीं मेरे को। तो हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये v वेक्टर हमारा ऐसा बन रहा है, हाँ, और ये वाला v वेक्टर हमारा ऐसा बन रहा है, ये इनिशियल वाला, ये फाइनल वाला। बोलो भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये इनिशियल वाला बन रहा है और ये फाइनल वाला बन रहा है, बनता है कि नहीं बनता है, बोलो हाँ कि ना। तो सर ऊपर जो होता है वो होता है तो y एक्सिस होता है, ऊपर की तरफ जो होता है वो क्या होता है, y एक्सिस होता है। सो ऊपर की तरफ जो है वो है y एक्सिस। चलो भाई मैं इसको फिर से बना देता हूं, दिस इज योर x, दिस इज योर y। x की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो तो i कैप में जाती है, माइनस x की तरफ जो डायरेक्शन जाती है वो माइनस का i कैप में जाती है, y की तरफ जो डायरेक्शन जाती है j कैप में जाती है, और माइनस y की डायरेक्शन जो होती है वो माइनस j कैप कहलाती है। हाँ कि ना भाई, ये वाली बातें तो पता थी हम लोगों को। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो कहां जा रही है, ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन जा रही है ऊपर, तो इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है मेरे को। सो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने लिखा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन कहां जा रहा है, ऊपर, j कैप लगा दिया मैंने। मैग्नीट्यूड कितना है, v, j कैप। सो दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, v j cap is the initial velocity। v j cap हो गया है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन सर इधर कहीं जा रहा है,
पर वो कितना एंगल बना रहा है ये मुझे नहीं पता, है ना, वो कितना एंगल बना रहा है ये मुझे नहीं पता। तो एक काम करते हैं, यहीं पे एक बार मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, यहीं पे मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की कोशिश करी, ये बोल दिया वाई एक्सिस हो जाएगा और ये बोल दिया मैंने एक्स एक्सिस हो जाएगा। भाई अगर देखोगे तो जानोगे कि यहां पे 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री, तो क्या ये भी 60 डिग्री रहेगा? सोच के बताना मुझे एक बार। अरे एक बात बताओ, यहां पे एक डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, इसको जरा कंसीडर करो। तो अगर ये 60 डिग्री, तो क्या ये 60 डिग्री नहीं होगा? और क्या ये नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं है? हाँ सर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या परपेंडिकुलर नहीं होते? हाँ नहीं होते। ये एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है, तो ये पूरा परपेंडिकुलर कहलाएगा। और एक बात बताओ, अगर ये 60 डिग्री है तो क्या करें क्या करें क्या करें? ये तो लोचा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुआ। अभी देखो, अभी बताता हूं। जो रेडियस होता है ना, इसको आगे बढ़ाया, ब्लैक वाले पार्ट को मैं आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखना भी सभी लोग। ये आगे बढ़ाया मैंने ब्लैक वाले पार्ट को, ठीक है। अच्छा, ब्लैक वाले पार्ट को अगर मैंने आगे बढ़ा दिया तो क्या मुझे यहां पे 60 डिग्री मिल जाएगा? सोच के देखना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं इनको हम लोग। ये इधर के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मैं मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे अपने को, ठीक है। अगर इसी रेडियस को मैं, ये जो रेडियस था हमारे पास आर, इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो ये 60 डिग्री का है, तो क्या ये भी 60 डिग्री का होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं शायद इनको। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अच्छा, मुझे तो ये पता करना है कि वेलोसिटी ने y के साथ या x के साथ कितना एंगल बनाया है। भाई ऑब्वियस ही बात है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये बनाएगा अपना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बनेगा, ये पूरा 90 होता है। देखो भाई, रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पे, तो क्या ये भी 60 डिग्री हो जाएगा? ये 60 डिग्री होगा, तो क्या ये 30 डिग्री होगा? अब तुम्हें जो अच्छा चाहिए वो वाला कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखना इस बात का कि किसी भी सर्कुलर पाथ पे जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये रेडियस चला गया, ये टेंजेंट चला गया, तो इसको बना लो आप लोग। नहीं आ रहा समझ तो यहां से कुछ चीजें मिटा दो, नहीं आ रहा है समझ तो कुछ चीजें मिटा सकते हो, भले से मैं फिर से बना देता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को। ये सेंटर हो गया, ये पार्टिकल था अपना इनिशियली, यहां पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी थी ऊपर की तरफ। कुछ समय के बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, कितना एंगल बनाया? 60 डिग्री का। सर पार्टिकल जब यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी थी ये वाली। इनिशियल वेलोसिटी मैंने निकाल ली है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने निकाल ली है, वो तरीका बता दिया है। अब यहां पे बात करनी थी, तो मैंने यहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। यहां पे मैंने क्या किया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख के हमें थोड़ा सा फीलिंग आ जाती है। यहां पे हम बोलते हैं इट इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जहां पे प्लस का आई कैप लिखा जाता है। यहां पे होता है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, जहां पे प्लस का जे कैप लिखा जाता है। यहां पे होता है नेगेटिव का एक्स एक्सिस, जहां पे माइनस का आई कैप लिखा जाता है। और यहां पे नीचे की तरफ होता है माइनस का वाई एक्सिस, जहां पे माइनस का जे कैप लिखा जाता है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होता है वो आपने लिख लिया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन जे कैप में आएगा, वो मैंने लिख लिया है। टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, टेंजेंट और जो ये रेडियस है बेटा वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। मुझे तो ये बताओ कि फाइनल वेलोसिटी कितना एंगल बना रही, क्योंकि मुझे वेक्टर को ऐसे सॉल्व करना नहीं आता है, पर वेक्टर को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कर लूं तो मेरा काम आसान हो जाता है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी थी, यहां पे इनिशियल वाला आई लिख लेता हूं, यहां पे फाइनल वाला एफ लिख लिया मैंने। ध्यान से सुनना, इनिशियल वाला काम हो चुका है, फाइनल करने जा रहे हैं। ये एंगल है 60 डिग्री का, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस होता है परपेंडिकुलर। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस तो परपेंडिकुलर होते हैं। देखो भाई, ये वेलोसिटी v इधर बनेगी, ये रेडियस r इधर बनेगा, तो टेंजेंट और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हुए ना कि नहीं हुए? ये 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री का। ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं इनको। ये 60 डिग्री, ये 90, तो क्या ये 30 डिग्री कहलाएगा? बोलो हाँ कि ना। ये 30 डिग्री, तो इसको मैं 60 डिग्री कह सकता हूं क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं भाई आपस में। अरे बोलो, ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स हो गई है। ये 60, ये पूरा 90 है, तो ये 30 हो जाएगा। क्यों हुआ 90 सर? ये
कहा जाता है कि भाई जो टेंजेंट है और जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ है, ये रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, भाई ये 60 है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ 30 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ये 60 हो सकता है, क्यों? क्योंकि सर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा, चाहो तो 30 डिग्री ले लो, चाहो तो 60 डिग्री ले लो, कोई रोक टोक नहीं है इस पे। ये तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, चाहो तो 30 डिग्री ले लो, चाहे तो 60 डिग्री ले लो। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा 60 डिग्री के लिए, क्योंकि इसका एक जनरल केस अभी बताने वाला हूं मैं तुम्हें 60 डिग्री के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जनरल केस आ जाएगा, वो जनरल केस अभी याद कर लेना फिर तुम लोग। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं, चलो भाई फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट किए मैंने। तो फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट v का 30 डिग्री ले लो या 60 डिग्री ले लो। तो सर v साइन, मैं 60 डिग्री ले रहा हूं, भी मैं 60 डिग्री ले रहा हूं, 30 नहीं ले रहा हूं। तो v साइन 60 डिग्री, कहां जा रही है डायरेक्शन? माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप, प्लस ऊपर v कॉस 60 डिग्री, डायरेक्शन जा रही है जे कैप में। तो इक्वेशन बनने वाली है फाइनल वेलोसिटी की एज माइनस का v √3/2 आई कैप प्लस का v/2 जे कैप। दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी भी आ चुकी है, फाइनल वेलोसिटी भी आ चुकी है। अब मैं चेंज इन वेलोसिटी निकाल लूंगा। इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, तो अब मैं चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर लूंगा। 60 डिग्री को मैं कंसीडर कर रहा हूं, 30 डिग्री नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में 60 डिग्री दे रखा था। अभी जनरल केस बताऊंगा, मस्त मजा आ जाएगा देखना उसमें। इस वाले को भी नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेंगे, मैं लूंगा इसको। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे 60 डिग्री दे रखा था, तो मुझे याद करने में आसान हो जाएगा ये। ठीक है, सो वी हैव दिस फाइनल वेलोसिटी। तो मेरे को मिल गई v माइनस का v/√3 आई कैप, माइनस का v√3/2 आई कैप प्लस का v/2 जे कैप। वो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपको बताना है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v होता है गिवन बाय v फाइनल माइनस v इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v होता है गिवन बाय v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो चलिए भाई, इनिशियल भी है, फाइनल भी है, रख दो, पुट कर दो, देखो क्या आंसर आता है। डेल्टा v इज इक्वल्स टू, वेक्टर फॉर्मेट में चलेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या बनेगा? v√3/2 माइनस में आई कैप प्लस v/2 जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी v जे कैप बनेगा। यहां पे माइनस का v√3/2 आई कैप, v/2 माइनस v, माइनस का v/2 जे कैप। दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। पर क्या मुझे ये चाहिए? नहीं सर, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो है मैग्नीट्यूड। क्या ये चाहिए मैग्नीट्यूड? देखो भाई सारी जगह मैग्नीट्यूड दिख रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा इसका? सो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट ऑफ v√3/2 का होल स्क्वायर प्लस v/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर। अरे अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये बन जाएगा 3v²/4 प्लस ये बन जाएगा v²/4। सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में बनेगा 3v²/4 प्लस v²/4, इट्स 4v²/4। अंडर रूट में v² बनेगा और सॉल्व करने पे v मिलेगा। सो डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी v। डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी v। तो मेरा आंसर v यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं, फिर एक साथ नोट कर लेना। जनरल फॉर्मूला लिखते चलना सारे लोग। एक सर्कल ले लिया हमने, ठीक है। इस प्रकार के सवाल आएंगे, कभी 60 डिग्री तो कभी 30 डिग्री। यहां पे सेंटर है भाई, सेंटर से पार्टिकल यहां पे है इनिशियल पोजीशन पे, उसकी वेलोसिटी है v। ये सेंटर था। मान लो वो किसी जगह पे पहुंचा जहां पे उसने थीटा एंगल बनाया, और अब पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी हम यहां पे मिल रहे हैं v। बोला गया है कांस्टेंट स्पीड। भाई अगर वो बोलता है ना कांस्टेंट स्पीड, अगर वो बोलता है ना कांस्टेंट स्पीड, हाँ, तो मैं यहां पे मैग्नीट्यूड से कंसीडर करता हूं इस चीज को। अगर वो बोलता है ना कांस्टेंट स्पीड, तो मैं मैग्नीट्यूड कंसीडर करता हूं उसको। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी, अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको भी, है ना।
सो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। अब ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है इसको। ये थीटा हो गया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखो तो भाई यहां पे बना लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये बन गया अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई है ये एक्स हो गया इधर। चलो भाई यार एक बार बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा रहेगा? बोलो हाँ कि ना। सर ये दो जेड बन रहा है, जेड बनता है ना ऑल्टरनेट एंगल। ये है टेंजेंट, ये है रेडियस। टेंजेंट और रेडियस होते हैं हमेशा परपेंडिकुलर। अरे वेलोसिटी है टेंजेंट पे, ये है रेडियस। वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल, ये है रेडियस। टेंजेंट और रेडियस हमेशा होते हैं परपेंडिकुलर। भाई अगर ये थीटा है तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस का थीटा। सोच लो, ये ओवरऑल 90 है, ये एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा बना। अब वेलोसिटी ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया 90 माइनस थीटा, तो वेलोसिटी वाई के साथ एंगल बनाएगी कितना? थीटा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी परपेंडिकुलर होते हैं। वेलोसिटी ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया 90 माइनस थीटा, तो वेलोसिटी वाई के साथ एंगल बनाएगी थीटा। अपने को क्वेश्चन में थीटा गिवन है तो थीटा वाली चीजें याद रखो। तो ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को तो आप लिख लेना v और जो भी उसकी डायरेक्शन होगी। इनिशियल वेलोसिटी को लिखने का तो तरीका हो गया v और उसकी डायरेक्शन लिख लेना। फाइनल वेलोसिटी जब आप लिखने वाले हो बेटा तो इस बात का ध्यान रखना कि ये बनेगा v इधर की तरफ। मैं अब 90 माइनस थीटा नहीं लूंगा, मैं लूंगा थीटा, तो ये बनेगा v साइन थीटा और डायरेक्शन जो आ रही है वो कहां आ रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रही है। सो माइनस का आई कैप प्लस ऊपर जा रही है v cos थीटा, डायरेक्शन क्या आएगी? प्लस का j कैप। सो ये फाइनल वेलोसिटी है और वो इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए मैं यहां पे जे कैप लिख देता हूं बस। इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए मैं यहां पे जे कैप लिख देता हूं। इट्स वी जे कैप। ऐसे करना है आपको ये सॉल्व। अब वो डिपेंड करता है, अगर मान लो वो यहां पे पहुंच जाए तो अलग कंपोनेंट्स बनेंगे। कंपोनेंट करना तो आ ही जाएगा ना आप लोगों को। तो मेन कहानी यहां पे कंपोनेंट करने की ही है। मेन कहानी जो है यहां पे वो सिर्फ कंपोनेंट्स करने की है। अगर आपको इसका कंपोनेंट करना आ गए, आपको ये एंगल लेना आ गया तो ये काम आसान हो जाएगा अपने लिए बहुत ज्यादा। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चा फंसता है वो एंगल में ही फंसेगा जाके। ये सर क्या एंगल लूं? तो यहां पे थीटा है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी थीटा, तो ये एंगल लेना है आपको। वेलोसिटी और वाई एक्सिस के बीच एंगल थीटा है, ये कंसीडर कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद तो कहानी सिंपल है। फाइनल वेलोसिटी तुम निकाल ही लोगे, इनिशियल वेलोसिटी तुमने निकाल ली, तो अब क्या है? चेंज निकालना है। चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए भाई ये कहानी है, यहां पे लिखी है मैंने, इसको नोट कर लो, फिर आगे जनरल वाला केस भी नोट करेंगे। आंसर आ रहा है आपका v, चेंज इन वेलोसिटी कम्स आउट बी v। चलिए भाई फटाफट से नोट कीजिए। किया नोट सभी ने? पक्का? ओके चलो भाई बहुत बढ़िया। यहां पे आओ, ये सारी बातें नोट कर लेना, सारा प्रूफ कर दिया मैंने, और वो एक जनरल केस याद कर लेना। देखो डिपेंड करता है फिर है ना बाद में कि थीटा एंगल कहां कितना बन रहा है, उसके हिसाब से कंपोनेंट करने पड़ेंगे। बट एक आइडिया अपने पास रहना चाहिए कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। एक जनरल तरीका मैंने आपको बता दिया, इसके लिए जनरल तरीका मैंने आपको बता दिया है भाई। बाकी तो तुम लोग समझदार हो ही से, इंटेलिजेंट हो ही से, मॉडिफाई कर लोगे ना भाई। अगर यहाँ आएगा तो यहाँ पे ये पूरा पाई हो जाएगा, फिर प्लस थीटा लगा लेना, तो उसके हिसाब से चेंज कर लेना, ठीक है। एनीवेज चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। बोले व्हाट इज द एंगल बिटवीन P प्लस क्यू एंड P क्रॉस क्यू। P वेक्टर प्लस Q वेक्टर और P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर के बीच में क्या एंगल बनेगा? क्या एंगल बनेगा सर? पता नहीं, देखते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर प्लस Q वेक्टर एंड P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर? तो भाई ध्यान से देखना, इफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर and P vector cross Q vector is equals to S vector। मान लिया ये सारी बातें हमने, मान लिया हमने कि P प्लस Q करने से R मिलेगा, P क्रॉस Q करने से S मिलेगा। ध्यान से सुनना, तो S वेक्टर जो होगा वो P वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, S वेक्टर जो होगा वो Q वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ऑल्सो S वेक्टर परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिसमें P वेक्टर और Q वेक्टर लाई करते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसिस्टिंग P वेक्टर एंड Q वेक्टर। परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिसमें P वेक्टर और Q वेक्टर रहते हैं। क्या ये S वेक्टर P के परपेंडिकुलर होगा? क्या S वेक्टर Q के परपेंडिकुलर होगा? क्या S वेक्टर परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिसमें P और Q लाई करते हैं? जैसे कि
मान लो P और Q हमारा XY प्लेन में लाई करते हैं। मान लिया सर कि P और Q हमारे XY प्लेन में लाई करते हैं। सो हमारे P वेक्टर और Q वेक्टर दोनों इसी प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। आई कैप जे कैप के फॉर्म में इक्वेशन लिखी होगी उनकी। जब मैंने P वेक्टर और Q वेक्टर के लिए कहा कि वो XY प्लेन में लाई करते हैं, तो मैंने बोला कि यार मान लो कि P वेक्टर तुम्हारा ऐसा दिख रहा होगा इधर की तरफ, मान लो Q वेक्टर यहां पे कहीं पे दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो जब आपने इनका क्रॉस किया ना, तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिला जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो कि हमारा ऐसा बन रहा था। याद हो, क्रॉस करके मैंने बोला था लिखने के लिए तुम्हें, मैंने बोला था क्रॉस करके लिखते हैं हम लोग ऐसे, दिस इज योर एस वेक्टर। अरे P से Q की तरफ गए, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जाना मतलब क्रॉस से डिनोट करते थे, याद है पिछले लेक्चर में बताई थी मैंने सारी बातें। तो यहां से S वेक्टर P के परपेंडिकुलर है, S वेक्टर Q के परपेंडिकुलर है, और S वेक्टर इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। जब मैंने P प्लस Q किया, तो मुझे कहीं पे जाके रिजल्टेंट मिला, तो वो रिजल्टेंट भी इसी XY प्लेन में है। जब मैंने P प्लस Q में किया तो मुझे रिजल्टेंट मिला, और वो रिजल्टेंट भी इसी प्लेन में है। तो S वेक्टर तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, S वेक्टर परपेंडिकुलर होगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर के। S वेक्टर परपेंडिकुलर होगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर के, क्योंकि P प्लस Q करने से भी हम उसी प्लेन में थे जिसमें P और Q था। P प्लस Q करने से हम उसी प्लेन में थे जिसमें P और Q था। तो भैया S वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा P प्लस Q के। S वेक्टर क्या था? P क्रॉस Q, तो P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर परपेंडिकुलर होगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर के। समझ आई क्या बात? P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर परपेंडिकुलर होगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर के। समझ आई क्या बात? Now what is the angle between P plus Q and P cross Q? What is the angle between P plus Q and P cross Q? It's pi by 2, sir. It's pi by 2. रिजल्टेंट जब आप फाइंड करते हो ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके, तो जो आंसर मिलता है ना वो भी उसी प्लेन में होगा जिसमें वेक्टर्स थे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके जो आपको आंसर मिला है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके जो आपको आंसर मिला है वो उसी प्लेन में होगा जिसमें P और Q थे। लेकिन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो आंसर मिलता है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर मिलता है। तो P प्लस Q किया तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो P और Q के प्लेन में होगा। P क्रॉस Q किया तो जो रिजल्टेंट मुझे मिला वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन में, तो दोनों परपेंडिकुलर ही होंगे ना। चलिए भाई, आंसर बनेगा 90 डिग्री का, पाई बाय 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। छाप लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ भाई, नोट किया सभी ने? बढ़े आगे। 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? अ वेक्टर इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है सर। इफ इट्स वेक्टर प्रोडक्ट विद अनदर वेक्टर F2 is 0, then F2 could be। अच्छा, एक वेक्टर है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। अगर इसका वेक्टर प्रोडक्ट किसी और वेक्टर के साथ 0 हो जाए तो F2 क्या हो सकता है? क्या, कैसे करोगे? सर सोचेंगे, है ना, सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे F1 वेक्टर जो होगा मान लो आई कैप हो जाएगा वो, है ना, कुछ भी मान लिया हम लोगों ने तो। पर सर कुछ भी कैसे मान लिया? ये तो लिखा है 4 ये कैसे करेंगे, है ना, दिक्कत वाली बात होगी। तो फिर अब क्या करें? उसका तो मैग्नीट्यूड भी नहीं दे रखा सर यहाँ पे। F1 का तो मैग्नीट्यूड भी नहीं दे रखा कि मैं मैग्नीट्यूड लिखता, लेकिन उसने एक बात लिखी है, उसके F1 का मैग्नीट्यूड नहीं दिया, लेकिन उसने एक बात लिखी है जो आपने गौर फरमाई होगी कि F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 है। ये 0 कब बनता है बेटा? ये 0 कब बनता है सर? अगर हम देखें तो F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर करने पे जो हमें मिलता है, इट इज योर F1 F2 साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बातें कर लेता हूं मैं, अभी मैग्नीट्यूड की बातें कर लेता हूं। तो F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर करोगे तो बनेगा F1 F2 साइन थीटा। भाई ये पार्ट 0 है, F1 F2 0 नहीं हो सकते, लेकिन साइन थीटा तो 0 हो सकता है।
अरे F1 F2 तो मैग्नीट्यूड है ना, जीरो कैसे हो सकते हैं वो, लेकिन साइन थीटा तो जीरो हो सकता है। तो साइन थीटा जीरो हुआ, और ऐसा तभी होता है जब थीटा या तो 0 डिग्री हो या फिर थीटा 180 डिग्री हो। मतलब कि F1 F2 या तो पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल सॉरी, F1 वेक्टर पैरेलल हो सकता है F2 वेक्टर के, या फिर F1 वेक्टर एंटी पैरेलल हो सकता है, एंटी पैरेलल हो सकता है F2 वेक्टर के। सर एंटी पैरेलल मतलब देखो, या तो ये F1 वेक्टर इधर बनेगा तो F2 वेक्टर भी यहीं बनेगा, मैग्नीट्यूड हो सकता है अलग अलग हो, या फिर अगर F1 वेक्टर को आपने इधर बनाया है तो F2 वेक्टर आपका इधर बनेगा। तो F1 वेक्टर हमारा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, F1 वेक्टर हमारा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी F1 वेक्टर आई कैप में था, तो F2 वेक्टर या तो आई कैप हो सकता है या फिर F2 वेक्टर माइनस का आई कैप हो सकता है। मैग्नीट्यूड से फर्क ही नहीं पड़ता है कोई हमें, यहां पे हमें तो डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है यहां पे। तो F2 वेक्टर या तो आई कैप में होगा या तो F2 वेक्टर माइनस के आई कैप में होगा, क्योंकि दोनों केसेस में यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ऑप्शन में देखा तो आई कैप तो नहीं दिख रहा है, लेकिन माइनस का आई कैप जरूर दिख रहा है मुझे। ऑप्शन में देखो तो आई कैप तो नहीं दिख रहा है, लेकिन माइनस का आई कैप जरूर दिख रहा है मुझे। बाकी के ऑप्शन सर आई कैप प्लस जे कैप किया तो क्यों नहीं बना, क्योंकि उनके बीच में कुछ एंगल बनेगा बेटा, समझो बात को। F1 वेक्टर आपका आई कैप में है ना, F1 वेक्टर आपका आई कैप में, लेकिन अगर आपने F2 वेक्टर को ये ले लिया तो आई कैप यहां पे देखना, F1 वेक्टर आपका इधर है, ये है माइनस का आई कैप प्लस जे कैप, ये F2 वेक्टर यहां आ जाएगा आपका। ये F1 वेक्टर या F2 वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है वो ना तो 0 डिग्री बन रहा है ना ही ये एंगल 180 डिग्री बन रहा है। तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है क्या? अरे माइनस का आई कैप प्लस जे कैप यहां पे कहीं पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट की बातें हो रही है, नहीं बन सकता सर। जे कैप नहीं हो सकता है, परपेंडिकुलर पे तो भाई जीरो होता ही नहीं है। जे कैप प्लस के कैप करोगे तो कहां आएगा सर, जे कैप प्लस के कैप किया तो जे कैप प्लस के कैप ये इधर आएगा वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। कैसे होता है वाई जेड प्लेन ये, अच्छा ये के कैप, ये जे कैप, और F1 वेक्टर मेरा इधर था, ये मेरा F1 वेक्टर है, और यहां पे कहीं पे मेरा F2 वेक्टर आ रहा है जो कि आई कैप प्लस सॉरी जे कैप प्लस के कैप कर रहा था। समझ रहे हो भावनाओं को, तुम समझ रहे हो भावनाओं को कि मेरा ये जो F2 वाला वेक्टर है वो कहां आना चाहता है, ये वाला प्लेन में, ये वाला, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है इधर, ये ऐसे। समझ रहे हो तुम लोग, ये क्या है भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, ये तुम्हारी तरफ जो आ रही है जेड एक्सिस। तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये मेरे हाथों के बीच का जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन होता है। F1 वेक्टर इधर है, ये वाई जेड प्लेन में F2 वेक्टर इधर है, F2 वेक्टर इधर है, F1 वेक्टर इधर है। सर इनके बीच का कुछ एंगल बनेगा जो कि ना तो 0 डिग्री है ना ही वो 180 डिग्री, बल्कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर तो परपेंडिकुलर हो गए, क्योंकि पूरा क्या है वाई जेड प्लेन। दिखता है तुम लोगों को? नहीं दिखता, मुझे तो दिख रहा है ये पूरा वाई जेड प्लेन है, दीवार है आगे, एक दीवार है आगे, ये F1 वेक्टर ये F2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए भाई, तो फिर कहानी मैच नहीं करेगी उसमें। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन की बात कर रहा था, ये एक्स वाई प्लेन था, ये वाई जेड प्लेन था, गलत बात हो जाएगी। सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच करता है जो है माइनस का 4 आई कैप, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है जब या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। F1 वेक्टर हमारा आई कैप में था, तो F2 भी आई कैप में होना चाहिए या फिर माइनस के आई कैप में होना चाहिए। माइनस का आई कैप मुझे डी ऑप्शन में मिल रहा था। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 24 कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए इसको भी। कर लिया नोट सभी ने? चल रहे हैं ना दिमाग कैसे करने सवाल? 24 के बाद 25 वाला सवाल, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, है ना? चले भाई, बहुत बढ़िया। फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी, कई दो वेक्टर है ए और बी, अगर ए डॉट बी बराबर हो जाए ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के, ए डॉट बी अगर बराबर हो जाए ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सी विच इज ए प्लस बी इज इक्वल टू। कैसे करोगे? So, इसमें तो मल्टीप्लीकेशन भी लग गया और एडिशन भी लग गया, वही तो बात है इस क्वेश्चन की। तो आपसे बोला गया है कि अगर a डॉट बी बराबर हो जाए a क्रॉस b के, तो मैंने बोला यार a वेक्टर डॉट b वेक्टर
बराबर होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। हम भी समझदार हैं, हम इसको फॉलो करते गए। ए डॉट बी को लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसको लिखते हैं ए बी साइन थीटा। हम भी समझदार, हमने भी दिमाग लगाया। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। ए बी से ए बी मर जाएगा बेटा। कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर है, कब होते हैं ये? कॉस थीटा साइन थीटा बराबर है, कब होता है? जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होता है। आपको भी याद होगा 45 डिग्री पे कॉस 1/√2 वैल्यू देता है, 45 डिग्री पे साइन भी 1/√2 वैल्यू देता है ना? भूल गए सर हम लोग, हमें याद नहीं रहती सारी बातें। सो थीटा अगर 45 डिग्री है तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो सकते हैं। ऐसा करने से मुझे क्या मिला है? ये ऐसा करने से मुझे मिला है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ऐसा करने से क्या मिला मुझे? ऐसा करने से मुझे मिला है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल मिला है मुझे। ऐसा करने से मुझे ए और बी के बीच का एंगल मिल गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। भाई अगर मैंने बोल दिया कि सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो क्या आप इस वेक्टर का सी का मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड कर सकते? हाँ, गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमें पता है वो 45 डिग्री है। चलिए भाई, सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 45 डिग्री। समझदार हो, जानते हो कॉस 45 1/√2 होता है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट ऑफ 2 √2 है ना, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2। कॉस 45 1/√2 होता है। भाई ये √2 से 2 मर जाएगा। इट कम्स आउट बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2ab। सो दिस विल बी योर सी का मैग्नीट्यूड। सी का मैग्नीट्यूड निकालना था, ये हमें मिला है और ऑप्शन से मैच किया तो ये मुझे डी ऑप्शन में मिल रहा था। ऑप्शन से जब मैंने इसको मैच किया ना तो मुझे पता चला कि ये तो डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन सही है यार। हाँ सर, डी ऑप्शन सही है। क्या बात है, छा गए है ना, मजा ही आ गया सर। मतलब वो पहले हमसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को इक्वेट करा के एंगल फाइंड करवा रहा था। एंगल फाइंड करवाने के बाद तो फिर काम आसान हो जाएगा अपना। तो ये कहानी है क्वेश्चन नंबर 25 की। फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किया नोट, बढ़े आगे। आगे बढ़े, अगला सवाल 26 क्या बोलता है? व्हेन फोर्सेस F1, F2, F3 आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m such that F2 and F3 are mutually perpendicular, then the particle remains stationary. If the force F1 is now removed, then the acceleration of the particle is, क्या होगा? ये यहाँ पे सारी बातें मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में लिखी है, तो थोड़ा सा भावनाओं को समझना आप लोग, ठीक है? ये सारी बातें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखी है। ओके, अच्छा ठीक है सर, समझ के बात को। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में चलेगा। भाई एक बॉडी के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3। तो मैंने बोला बॉडी तो नहीं है सर, पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल मतलब एक छोटा सा गोला, ये पार्टिकल है। पार्टिकल पे 3 फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है F1 इधर की तरफ, लेकिन रुको सर F2 और F3 परपेंडिकुलर, तो मैं इसको बोलता हूं F2 और इसको बोल दिया F3। अब ध्यान से सुनना इस बात को, क्या कहता है? सच दैट F2, F3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सर बिल्कुल, हमने कर दिया है F2 और F3 को परपेंडिकुलर। हमने कर दिया है F2, F3 को परपेंडिकुलर। हमने सोचा भी नहीं एक बार भी कुछ करने से पहले। क्वेश्चन में बोल रहे द पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी। याद करो मैंने क्या बोला था कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे कब रह सकती है? कोई भी बॉडी रेस्ट पे कब रह सकती है? जब इधर से जितना फोर्स लगेगा इधर से भी उतना ही फोर्स लगेगा। यहां से अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा और यहां से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो ही बॉडी रेस्ट पे रह सकती है, अदरवाइज बॉडी रेस्ट पे कभी रहेगी नहीं। अगर एक तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, दूसरी तरफ से भी अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है तो ही बॉडी रेस्ट पे रहेगी, अदरवाइज वो रेस्ट पे रह ही नहीं सकती है।
सो ये है F2, ये है F3। मुझे एक बात बता दो, F1 को कहां लगाऊं कि ये बॉडी रेस्ट पे रहे? मैं चाहता हूं ये बॉडी रेस्ट पे रहे। अब F1 को कहां लगाऊं? अगर मैं, ध्यान से देखना सभी लोग और एक बार बताना क्या सही करूं। अगर मैं F1 को यहां लगा दूं तो क्या मैं काम सही करूंगा क्या? अगर मैं F1 को यहां लगा दूं तो काम सही है? ये Z एक्सिस नहीं है, Z एक्सिस नहीं है ये, ना 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 ना, दिमाग मत लगाओ अपना, ये Z एक्सिस नहीं है। ये कोई बॉडी है, एक फोर्स यहां लगा, एक फोर्स यहां लगा और एक फोर्स इधर 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 कहीं, सेम प्लेन में चल रही है कहानी भी, 3 डायमेंशन में ही चल रही। ये 2D चल रहा है बेटा कहानी में, ये कोई 3 डायमेंशन नहीं है। ये मत सोचना F1 बाहर लगा रहे हो, ना 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 ना, गलती कर दोगे। सेम प्लेन XY प्लेन में चल रहे भी हम लोग, है ना? हाँ, एक ही प्लेन में 2D चल रही है भी कहानी। तो ये बॉडी है या पार्टिकल है, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लग गया, बस और कुछ नहीं। अरे जैसे कि मैं हूं, मेरे पे एक फोर्स कैसे लगा, इधर लगा, एक फोर्स ऊपर लगा और एक फोर्स नीचे की तरफ ले गया। समझ गया ना बात को? तो वही कहानी है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, अब आपने F1 को इधर क्यों लगाया? क्योंकि जब मैंने सोचा तो मुझे पता चला कि F2 और F3 का रिजल्टेंट यहां कहीं आ रहा होगा, F2 F2 और F3 का रिजल्टेंट यहां कहीं आ रहा होगा। और अगर F1 ने F2 को बैलेंस कर दिया तो ये बॉडी रेस्ट पे हो सकती है। ऑब्वियस ही बात है, इफ 2 वेक्टर रिप्रेजेंट्स द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल। तो इफ 2 वेक्टर रिप्रेजेंट्स द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल। तो रिजल्टेंट जो है इन दोनों का वो ये F2 इधर जा रहा है। मैंने सोचा कि अगर F2 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में F1 को लगा दूं, F2 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं F1 को लगा दूं तो ये F1 क्या करेगा, F2 को क्या करेगा, काउंटर बैलेंस कर देगा। सो हियर F1 balances F2 due to which body remains at rest। पार्टिकल लिखना, पार्टिकल remains at rest। यहां पे F1 ने F2 को बैलेंस कर लिया जिससे कि पार्टिकल रेस्ट पे अभी। बहुत ही शानदार, हमने फोर्सेस को निकालना तो सीख लिया सर। ठीक है, हमें फोर्सेस के बारे में पता चल गया। अगला सवाल, अगला पार्ट, इफ द फोर्स F1 इज नाउ रिमूव्ड, अगर मैं F1 को रिमूव कर दूं, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, भाई ये पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल का मास m है, और अगर मैं F1 वाले फोर्स को गायब कर दूं, फिर सर अगर आपने F1 को गायब कर दिया तो F2 को बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है। अगर आपने F1 को रिमूव कर दिया, नाउ इफ F1 इज रिमूव्ड, ये पार्टिकल अपना इधर लग रहा था F3, इधर की तरफ लग रहा था F2 और यहां की तरफ लग रहा था F2। अगर मैंने F1 को निकाल दिया, F1 को मैंने निकाल दिया यहां से, भाई अगर मैंने F1 को निकाल दिया तो F2 को बैलेंस करने वाला कोई बचा? अब F2 को बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं बचा। और अगर F2 को बैलेंस करने वाला कोई नहीं बचा तो हमारे यहाँ जो पार्टिकल है ना उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। हमारे पार्टिकल की टेंडेंसी है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो इस पे नेट फोर्स लग रहा है F2 अभी, F2 और F3 लग रहा है, लेकिन F2 और F3 का रिजल्टेंट है ये। तो चाहो तो भले आप F2 और F3 को भी मिटा दो। अब तो F2 और F3 का तो क्या है ये रिजल्टेंट है, तो चाहो तो F2 F3 को भी मिटा सकते हो आप लोग, अब किसी काम के नहीं बचे। तो पार्टिकल पे जो पहले फोर्स लग रहा था वो था F2 F3। हमने बोला सर F2 F3 का रिजल्टेंट F2 होता है। इसको बैलेंस किया था F1 ने। अब क्या हुआ, आपने F1 को हटा दिया, अब पार्टिकल के ऊपर इकलौता फोर्स लग रहा है वो है F2। पार्टिकल का मास है m, अब ये F2 फोर्स क्या करेगा, पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय F2 डिवाइडेड बाय m। ऑप्शन में देखा कुछ भी समझ नहीं आया सर, F2 क्या था असल में, F2 प्लस F3 का रिजल्टेंट, बट सर ऑप्शन में तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। यहां पे देखो F1 ने बैलेंस किया था F2 को, तो क्या मैं बोलूं F1 इज इक्वल्स टू F2।
यहां पे बोला गया है कि F1 ने बैलेंस करा F23 को, तो क्या मैं लिखूं कि F1 इक्वल्स टू F23? F1 ने अगर F23 को बैलेंस किया तो मैं लिखूं F1 बराबर होगा F23 के। अब मैंने F1 को हटा दिया, पार्टिकल पे इकलौता फोर्स लग रहा है F23। सर F2 और F3 कहां गए? F2 और F3 कहां गए? अरे भैया उन्हीं का तो रिजल्टेंट है ये, वो ही तो दो फोर्स थे जो मिलके F23 बन गए। अब तो यहां क्या करेंगे? वो मिल चुके हैं है ना, ये जो दो फोर्सेस बनाए थे परपेंडिकुलर वाले मिल चुके हैं, अब मिलके काम कर रहे हैं। वो अब अलग अलग काम नहीं कर रहे, मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए उनको बनाओ मत, वो बन गया यहां पे, ये दिख रहा है F23। तो यहां पे एक्सेलरेशन आएगा F23 by m, लेकिन यहां पे देखा तो F23 F1 के बराबर है, तो लिख दो यहां पे F1 by m। तो क्या ये मेरा आंसर हो जाएगा? सोचो जरा, क्या मेरा ये आंसर हो जाएगा F1 by m? तो क्या बोले, एक पार्टिकल था जिसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे थे, दो फोर्सेस जो थे वो परपेंडिकुलर थे। तो मैंने बोला सर अगर F2 और F3 को मैं बना दूं तो F2 और F3 का रिजल्टेंट F23 बनता है। इस F23 को F1 अगर बैलेंस करता है, इस F23 को अगर F1 ने बैलेंस कर लिया तो बॉडी हमारी रेस्ट पे आ जाएगी। और क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे ये पार्टिकल, मतलब ये साफ है कि अगर ये पार्टिकल स्टेशनरी है, अगर ये पार्टिकल रेस्ट पे है, तो F1 जो है F23 को बैलेंस कर रहा है। क्योंकि कोई भी बॉडी रेस्ट पे तभी होती है जब एक तरफ से जो फोर्स लग रहा है दूसरी तरफ से भी उतना ही फोर्स लगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक तरफ जो फोर्स लग रहा है दूसरी तरफ भी उतना ही फोर्स लगना चाहिए, बट अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन अपोजिट है F1 की और F23 की, लेकिन आप देखो तो मैग्नीट्यूड सेम है। अब उन्होंने बोला कि भाई F1 वाले फोर्स को हटा दीजिए, हमने हटा दिया F1 वाले फोर्स को, तो पार्टिकल के पास इकलौता फोर्स बचेगा F23। इस F23 वाले फोर्स की वजह से पार्टिकल करेगा एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय फोर्स अपॉन मास, F23 by m। ऑप्शन में मैच किया, कहीं पे F23 दिख नहीं रहा था। कुछ बच्चे दिमाग लगा लेंगे, सर F23 को F2 into F3 कर दे, बहुत गलत बात होगी ऐसे लिखना। भैया F23 का मतलब क्या है? इट्स F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ऐसे थोड़ी हो जाता है कुछ भी, वेक्टर है भैया, वेक्टर एडिशन फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखता हूं वहां पे F23 तो वो है F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, और अगर मैं अकेला F23 लिख रहा हूं, इट कैन बी रिटन एज F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर। कहीं पे दिख रहा है ऐसा ऑप्शन? दिख रहा है ऑप्शन? नहीं दिख रहा ना। लेकिन एक और चीज जो मुझे पता थी कि F1 ने F23 को बैलेंस किया था, तो F1 F23 के बराबर था, तो मैंने F23 की जगह F1 लिख दिया। अब अपनी इक्वेशन बन गई है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F1 अपॉन m, जो कि मुझे पहले ऑप्शन में मिल रही थी, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसको नोट कीजिए, बहुत ही शानदार सवाल था, ये भी दिमाग लगाने वाला है, सितारे चमका लेने इस पर जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो भाई जल्दी से। क्या नोट सभी ने? समझ आती है ना बातें, क्या है इसमें? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। बोला गया है दो फोर्सेस हैं हमारे पास, सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 18 and the magnitude of the resultant is 12। अरे वाह क्या बात। and their resultant is perpendicular to the smaller force, then the magnitude of the forces। इस बार पता है क्या है, आपको रिजल्टेंट दे दिया है, आपको ये भी बोल दिया है कि फोर्सेस को डायरेक्टली ऐड कर दो तो आपको 18 मिलेगा, बट आपको फोर्सेस का मैग्नीट्यूड नहीं पता। सो मैंने बोला लेट अस कंसीडर द फोर्सेस बी, लेट अस कंसीडर F1 and F2 be the forces। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्सेस हो गए जिनको हमने कंसीडर किया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया है कि अगर आप इनको डायरेक्टली ऐड कर देते हो, F1 प्लस F2 डायरेक्टली ऐड करा तो आपको आंसर मिलता है 18। लेकिन जब आप इनके रिजल्टेंट की बात करते हो तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर करोगे तो आपको मिलेगा इसका रिजल्टेंट। मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 12 है, ये बोला। मैग्नीट्यूड देखो इज 18, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कौन सा फोर्स स्मॉलर है, F1 वाला छोटा है या फिर F2 वाला छोटा है, हमें नहीं पता। लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं कि अगर दो फोर्सेस को मिला के एक रिजल्टेंट बनाया जाए तो ये जो रिजल्टेंट होता है वो किसी एक फोर्स के साथ कुछ एंगल बनाता है। जैसे कि मैंने यहां पे भी बात करी थी पहले कि मान लो ये दोनों फोर्सेस है हमारे पास, मान लो, भी मानना है, बस मानना है, सिर्फ भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है,
और अगर मैंने बोला इनका रिजल्टेंट आर आ रहा है तो यहां पे ये कुछ एंगल बनाता था किसी एक फोर्स के साथ, तो इसका एक फॉर्मूला बनता था, आपको अगर वो याद हो तो लिखते थे tan अल्फा इज इक्वल्स टू F1 साइन ऑफ, इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, F1 F2 के बीच का एंगल अगर थीटा है तो F1 का लिखेंगे यहां पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय F2 प्लस F1 कॉस थीटा। याद हो आपको ये फॉर्मूला, मैंने ऐसा लिखवाया था आपको। बोला गया है कि जो रिजल्टेंट है वो किसी एक फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो रिजल्टेंट है वो किसी फोर्स के साथ, किसी स्मॉलर फोर्स के साथ, स्मॉलर वाले फोर्स के साथ 90 डिग्री बना रहा है। मैंने बोला मान लो यार F2 हमारा स्मॉलर फोर्स है, हो गया, होगा, हमें नहीं पता ना भी कौन सा छोटा है कौन सा फोर्स बड़ा है, तो मैंने तो रैंडमली कह दिया। अभी हमें ये नहीं पता ना कि कौन सा फोर्स बड़ा है कौन सा फोर्स छोटा है, तो मैंने तो रैंडमली कह दिया कि भैया ठीक है इसने इसके साथ बनाया होगा। तो यहां पे जब मैंने tan 90 पुट किया तो tan 90 तो होता है इंफिनिटी, सो हो जाएगा F1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। tan 90 क्या होता है इंफिनिटी, हाँ सर बिल्कुल, tan 90 होता है इंफिनिटी इज इक्वल्स टू F1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा, सॉरी F2 प्लस F1 कॉस थीटा। इंफिनिटी को एक और तरीके से लिखते हैं 1/0, इंफिनिटी को 1/0 भी लिखते हैं, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो इज ऑलवेज इंफिनिटी। तो अगर इंफिनिटी है तो इसको मैं 1/0 लिख सकता हूं। अगर ऐसा लिखा तो कंपेयर करने से मुझे पता चलता है कि F2 प्लस F1 कॉस थीटा को मैं 0 कर सकता हूं। कंपेयर किया भाई, कंपेयर करने पे पता चलता है कि F2 प्लस F1 कॉस थीटा 0 हो सकता है। तो यहां से F1 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का F2 के, सो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ F2 डिवाइडेड बाय F1 के। तो यहां से मुझे कॉस थीटा मिल चुका है, यह काम आएगा जब मैं रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को लिखूंगा। मुझे क्या मिला ऐसा करके, कॉस थीटा मिला है माइनस F2 बाय F1, और ये कॉस थीटा तब काम आएगा जब मैं रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को लिखना चाहूंगा। तो यहां पे इस बात से द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, ऐसी बात लिखने से मुझे ये चीज पता चली। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, समझ गए बात को, यहां तक तो बढ़िया चल रहा था। आगे आते फिर हम लोग आगे आए, है ना, हम लोग आगे आए और फिर हमने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं कर लेते। चलो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को लिखते हैं यहां से। ठीक है, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अच्छा रिजल्टेंट कितना है हमारे पास, रिजल्टेंट है 12, रिजल्टेंट है 12, लिख दिया यहां पे। सो 12 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा की जगह पे मैं वैल्यू फाइंड कर चुका हूं पहले, कॉस थीटा की जगह माइनस F2 बाय F1 लिखूंगा मैं, तो यहां लिखता हूं माइनस F2 बाय F1, माइनस का F2 डिवाइडेड बाय F1। भाई ध्यान से देखो तो F1 से तो F1 मर जाएगा, सो 12 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और यहां पे माइनस का 2, F2 इंटू F2 बोले तो F2 का स्क्वायर। सो 12 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर माइनस F2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हमने, दोनों तरफ स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, उससे अंडर रूट हट जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और ये बन जाएगा F1 का स्क्वायर माइनस F2 का स्क्वायर। जरा दिमाग लगाओ, ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ लग रहा है मुझे तो देखा हुआ लग रहा है, तुम्हारा पता नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर को मैं लिखूंगा F1 प्लस F2 इंटू F1 माइनस F2।
सो यहां पे आएगा 144 इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 इंटू F1 माइनस F2। क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको पता होगा कि F1 प्लस F2 तो 18 था। क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि F1 प्लस F2 जो था वो 18 था। इस 18 को उठा के वहां रख दूं मैं यहां पे। सो 144 इज इक्वल्स टू 18 इंटू F1 माइनस F2। जब इसको सॉल्व किया 18 को आई थिंक 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। सो F1 माइनस F2 का जो वैल्यू आ रहा है वो 8 आ रहा है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। सर इक्वेशन नंबर 1 कहां पे है, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो F1 प्लस F2 18 है, F1 प्लस F2 18 है और F1 माइनस F2 है 8। दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो F1 प्लस F1 2F1 हो जाता है, F2 माइनस F2 0 हो जाता है, इज इक्वल्स टू 18 प्लस 8 कितना होता है 8 8 16 26। सॉल्व करा F1 हमारा 13 न्यूटन आ रहा है। सॉल्व करने पे F1 जो मिला वो 13 न्यूटन मिला। किसी भी एक इक्वेशन में उठा के पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो 13 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 8। तो F2 कम्स आउट बी 13 माइनस का 8। भाई 13 माइनस 8 कितना होता है 5 न्यूटन। तो F2 वाला छोटा फोर्स था ना, उसी के साथ तो 90 डिग्री बनाया। F2 वाला छोटा फोर्स था ना, देखो F2 के साथ उसने 90 डिग्री बनाया कि नहीं बनाया। हाँ सर, F2 के साथ रिजल्टेंट ने 90 डिग्री बनाया। क्या F2 मेरा छोटा वाला फोर्स था? हाँ सर बिल्कुल, F2 जो था वो छोटा वाला फोर्स था, 5 न्यूटन है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन मेरे सामने आई, सॉल्व किया, F1 आया 30 न्यूटन, F2 आया 5 न्यूटन। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या बोले भाई, मान लीजिए दो फोर्सेस जो हमारे पास थे वो थे F1 और F2। क्वेश्चन में बोला है कि इनको ऐड कर दिया, सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड को ऐड किया 18 मिला। इनके रिजल्टेंट जो था वो 12 था, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड था वो 12 था। फिर बोला गया कि जो रिजल्टेंट है ना वो छोटे वाले फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है। मैंने बोला यार यहाँ पे F1 होगा, ये F2 होगा, छोटे वाले के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये अल्फा 90 था, तो tan अल्फा F1 sin थीटा अपॉन F2 प्लस F1 cos थीटा, ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं पहले भी, अगर आपको याद हो तो। तब पूरा प्रूफ अभी कहां दूं मैं तुम लोगों को इस चीज का ना। सो tan अल्फा F1 sin थीटा अपॉन F2 प्लस F1 cos थीटा होता है tan अल्फा, अल्फा की जगह 90 पुट किया, F1 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। tan 90 इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी को लिखते हैं 1/0, समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इंफिनिटी, है ना। यहां तुम्हारा नाम लिखोगे ऊपर, अपॉन में 0 करोगे तो भी इंफिनिटी बन जाएगा वो। सॉल्व किया, कंपेयर किया, F1 sin थीटा को इधर भेजोगे 0 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, F2 प्लस F1 cos थीटा 0 ही होगा। यहां से cos थीटा माइनस F2 बाय F1 मिलता है। ये क्यों किया हमने फाइंड, क्योंकि आगे चल के जब मैं रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखूंगा तो वहां cos थीटा आएगा और वहां पे इसको हम रखेंगे फिर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो नोट किया ना सभी ने, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है किसी को। फिर हम आगे बढ़े और हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखा, बोला यार ये होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। मैंने बोला cos थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, लिख दिया, F1 से F1 मर गया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस का 1 स्क्वायर किया, ये 144 इक्वल्स टू F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर। इसको देख के फीलिंग आई मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जिसको हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर को देख के मुझे फीलिंग आई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जिसको कि लिखते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। भाई सॉल्व किया यहां पे तो 144 इक्वल्स टू F1 प्लस F2 इंटू F1 माइनस F2। F1 प्लस F2 18 था, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया है कि F1 प्लस F2 18 है। मैग्नीट्यूड की बातें चल रही है यहां पे, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे हमने इक्वेशन नंबर 1 से इसको लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन से ये वाली बात आई थी, सॉल्व किया तो ये सेकंड इक्वेशन आई। फिर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने पे मुझे पता चला कि F1 13 आ रहा है और सॉल्व करा तो F2 5 भी मिला।
सो दीज आर द टू फोर्सेस जो हमारे पास होंगे। इन दो फोर्सेस को डायरेक्टली ऐड करो, 13 + 5 18 होता है। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालो तो 12 ही मिलेगा। करके देख लेना, नहीं है मेरे पे भरोसा तो ठीक है। चलिए भाई, ये होगी हमारी कहानी क्वेश्चन नंबर 27 की। इसको भी नोट करो, ये तो कर लिया था तुमने, यहां पे आके नोट करो इसको जल्दी से। कर लिया नोट सभी ने? वीडियो पॉज करके कर लिया करो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 कहता है लेट्स से ए वेक्टर होगा a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, बी एनी वेक्टर, another वेक्टर b वेक्टर विच इज नॉर्मल टू a वेक्टर इज। इन चारों में से कौन सा वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर वो बोलता है ना कहानी में नॉर्मल, तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर की बातें कर रहा है, ठीक है। तो घबरा मत जाना नॉर्मल को देखे कि सर ये क्या हो गया, नॉर्मल क्या होता है ना। चलिए भाई, तो क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ए वेक्टर है मेरे पास विच इज योर a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, ठीक है। मुझे एक b वेक्टर फाइंड करना है कि b वेक्टर क्या होगा सच दैट a वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए b वेक्टर के। तो मुझे b वेक्टर बताइए, ये आपके ऑप्शंस हैं, तो कैसे करोगे? सर ये तो बड़ा टफ सा सवाल हो गया अपने लिए, है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें इसमें। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, सर इसको मैं लिख देता हूँ बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, है ना, फिर इनको सॉल्व कर लेता हूँ आपस में, ऐसे कुछ करके दिमाग लगा रहे हो। देखो कोई जरूरत नहीं है, कुछ मुझे पता है ना, कुछ लोग दिमाग लगाएंगे बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। सर एक काम करता हूँ, बी एक्स और बी वाई का वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना, bx और by का वैल्यू निकाल लेता हूं। अब कैसे करोगे? सर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा, है ना। इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो गया, क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। और जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो cos थीटा आता है, थीटा तो 90 है, यहाँ पे cos 90 0 हो जाता है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन तुम समझे नहीं बात को भी, यहां पे आके तुम फिर से फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास इक्वेशन तो सिर्फ एक ही है, इक्वेशन एक है, लेकिन वेरिएबल हैं दो। अगर दो अनजान हैं तो दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए उसको। फिर क्या करोगे? ए बी साइन थीटा वगैरह देखेंगे सर हम लोग, है ना, फिर एक इक्वेशन ए क्रॉस बी से निकाल लेंगे, है ना। इतनी मेहनत मत करो, स्मार्ट वर्क करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, ऑप्शंस है ना आपके पास, ऑप्शन है ना आपके पास, ऑप्शन से क्रॉस चेक करो यार। तो फ्रॉम ऑप्शन है ना, फ्रॉम ऑप्शंस। भाई अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 ना है। तो आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं कि अगर यहां पे बीच में प्लस है और प्लस है तो ये कभी 0 नहीं होने वाले। अरे कटेगा कैसे? 0 करने के लिए कटना पड़ता है, काटना पड़ता है एक दूसरे को, मारना पड़ता है एक दूसरे को। मारने के लिए माइनस का साइन चाहिए ना। तो जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं पहला ऑप्शन उठा लेता हूं, बी कॉस थीटा आई कैप, है ना। यहां पे मैं पहले वाले ऑप्शन को क्रॉस चेक कर रहा हूं। पहला ऑप्शन कहता है कि बी वेक्टर होना चाहिए बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। और ए वेक्टर के लिए हमने कहानी में बोल ही दिया है, इट इज ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। अगर मैं ए डॉट बी करूं तो तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं, भाई भाई के साथ जाएगा, यानी कि आई कैप वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बनेगा ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बीच में देखो प्लस का साइन आ गया, इसलिए प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा। ना 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 सर, मजा ही नहीं आया, कटेगा ही नहीं। तो ये कैसे कट सकता, कैसे 0 हो सकता है भाई? बीच में प्लस का साइन है, ये 0 कभी हो ही नहीं सकता है। ए बी को कॉमन ले लो, ए बी को कॉमन ले लिया सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो आंसर आ रहा है आपका ए बी विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा, पहला ऑप्शन गलत हो गया, अगला ऑप्शन भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ रहा है सर। चीजों को काटने के लिए माइनस के साइन की जरूरत पड़ती है। तो अगर ऊपर माइनस होता तो मैं प्लस वाले पे दिमाग लगाता, लेकिन ऊपर प्लस है इसलिए मैं प्लस वालों को इग्नोर कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं माइनस वाले पे। माइनस वाले पे चलते हैं, और ध्यान से सुनना, अभी फिर से ध्यान से सुनना। अगर आई कैप में यहां भी कॉस थीटा ले लूं और जे कैप में यहां पे भी साइन थीटा ले लूं, स्मार्टली वर्क करते हैं। आई कैप में अगर कॉस थीटा था तो एक कॉस स्क्वायर थीटा बन गया था।
जे कैप में साइन थीटा था तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया था। यार अगर ये बीच में माइनस का साइन आ जाए, बीच में अगर माइनस का साइन आ जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, वो फिर से जीरो नहीं होगा सर। तो हम इस वाले ऑप्शन को प्रिफर कर सकते हैं। देखो स्मार्ट वर्क है ये, साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। देखो एक ऑप्शन तो ये है कि आप सारे ऑप्शंस को क्रॉस चेक करो, दिमाग लगा लो, अपना सॉल्व करते रहो बैठ के, है ना। सेकंड ऑप्शन हमने काट दिया, थर्ड ऑप्शन में उठा रहा हूं। थर्ड ऑप्शन देखना क्या बोलता है, बी वेक्टर इक्वल्स टू बी साइन थीटा आई कैप माइनस बी कॉस थीटा जे कैप। देख लो भाई एक बार, यही है ना, साइन थीटा आई कैप, बी साइन थीटा आई कैप माइनस बी कॉस थीटा जे कैप, और ए वेक्टर है ए कॉस थीटा आई कैप। ए वेक्टर क्या है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। चलिए भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया तो हम क्या करेंगे भाई, ए बी, हाँ सर ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस होता है, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जीरो हो सकता है, बिल्कुल जीरो हो सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मैं जो तुम्हें सोचवाना चाहता हूं, मैं जो चाहता हूं कि तुम लोग सोचो वो ये है कि फोर्थ ऑप्शन को देखना जरा। फोर्थ ऑप्शन कहता है बी वेक्टर इक्वल्स टू बी कॉस थीटा आई कैप माइनस का बी साइन थीटा जे कैप, और ए वेक्टर को देखा तो ए वेक्टर भी क्या कहता है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। सर बिल्कुल बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो हम देखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को। भाई सॉल्व किया, ए बी ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस ए बी ये बनता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो फिर से वही बात आ गई कि सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जीरो नहीं होता है। मैं यही बोल रहा हूं, आई कैप में देखो, आई कैप के साथ यहां कॉस थीटा तो ये भी कॉस थीटा, गलती कर दोगे ये वाली, मैच नहीं करेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकते ना, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपको दो चीजें चेक करनी थी। पहली चीज, क्वेश्चन में प्लस है तो यहां पे माइनस होना चाहिए ताकि वो कट सके, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है वो कट जाएगा, इसलिए मैंने प्लस वाले ऑप्शन सारे काट दिए। सर माइनस वाले में से कौन सा चूज करूं, अगर इसके आई कैप के साथ कॉस थीटा है तो इसके आई कैप के साथ साइन थीटा होना चाहिए, अगर इसके जे कैप के साथ साइन थीटा है तो इसके जे कैप के साथ कॉस थीटा होना चाहिए, ताकि ये साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, ये कॉस थीटा साइन थीटा बनेगा, सेम चीजें बनती है वो कैंसिल हो जाती है, सेम चीजें बनती है वो कैंसिल हो जाती है। लेकिन अगर आपने यहां पे cos थीटा आई कैप के साथ ले लिया, साइन थीटा जे कैप के साथ ले लिया, तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि आपकी पिक्चर को खराब कर देगा। फिर तो एक तरीका क्या है कि आप सारे ऑप्शंस को क्रॉस चेक करो, है ना, सारे ऑप्शंस को क्रॉस चेक कर लो, जिसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है। दूसरा तरीका है कि आप स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क यही था कि सर पहली बात तो ये प्लस है ये माइनस होगा तभी कट सकती है चीजें, अगर ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस वाली चीजें कभी कटती नहीं है भैया, वो ऐड होती है ना। तो हमने दो ऑप्शन तो काट दिए। सर लास्ट के दो ऑप्शन में से कौन सा वाला, अगर ये भी cos थीटा है तो आई कैप के साथ cos थीटा तो नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये भी cos थीटा आई कैप के साथ था, ये भी cos थीटा आई कैप के साथ था, ये तो मेरा काम खराब कर देता। लेकिन यहां cos थीटा साइन थीटा cos थीटा ये मेरा काम बना सकता था, इसलिए मैंने इसको चेक किया और चेक करते मेरा आंसर बिल्कुल सही आ गया। मैं मना नहीं करता हूं कि चेक मत करो, चेक करना जरूरी है। जैसे आपको लगा कि ये होगा तो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो, अगर आपको लगता है कि थर्ड ऑप्शन है तो थर्ड ऑप्शन का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, और मैंने क्रॉस चेक किया भी है, देख लो आंसर जीरो आ रहा है, इसलिए मैंने बोला कि मेरा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भाई जब कंपटीशन की बात आती है ना तो हमें अपने टाइम को भी बचाना है ना, तो कम समय में हम जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हमें ऐसे टेक्निक्स का यूज करना है। उसके लिए मैं डेफिनेटली तुम्हें ऐसे बीच बीच में गाइड करता रहूंगा, तो चिंता मत करो तुम लोग बिल्कुल भी, मैं हूं ना। बस छाप लो इसको, नोट कर लो भाई, इसको जल्दी से नोट कर लो। कर लिया नोट, ये भी नोट करो यार। माइनस वाले मैंने दोनों ऑप्शन, क्यों मैंने इसको सिलेक्ट किया उसकी वजह ये है ना। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 29 जो कहता है द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद द ए
एंड बीटा विद द बी। तो बताइए भाई, अल्फा छोटा होगा बीटा से, अल्फा छोटा होगा बीटा से अगर ए छोटा है बी से, अल्फा छोटा होगा बीटा से अगर ए बड़ा है बी से, अल्फा छोटा होगा बीटा से अगर ए बराबर है बी के। क्या कहते हो तुम लोग इसमें? हाँ, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? ए और बी दो वेक्टर थे, उनका रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ तो अल्फा एंगल बना दिया, रिजल्टेंट ने बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना दिया। क्या करें सर इसमें? सोचो सोचो सोचो। मैंने सोच लिया है, तुमने सोचा क्या? वीडियो पॉज करके सोचते हो ना तुम लोग भी। मैंने बोला मान लो भाई, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, और रिजल्टेंट जो है इनके बीच में कहीं पे आ रहा है। इस रिजल्टेंट ने क्या किया? अल्फा एंगल तो बना दिया ए वेक्टर के साथ और बीटा एंगल बना दिया बी वेक्टर के साथ। ठीक है, अच्छा सा। अब ये चीज कहना तो बिल्कुल गलत बात है कि अल्फा छोटा होगा बीटा से, ये मैं नहीं कह सकता हूं। ये कहना बहुत गलत बात है कि अल्फा छोटा होगा बीटा से, ये मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं। इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा पहले सोचवाता हूं तुम्हें, फिर मैं इसके तरीके पे आता हूं, या पहले मैं तुम्हें तरीके से बता दूं? पहले तुम्हें तरीके से बताता हूं, फिर इसका भी स्मार्ट वर्क दिखाता हूं, है ना। देखो भाई, क्या होता है ना कि सर ये आर है, एक कंपोनेंट इसका आर का प्रोजेक्शन ए पे, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ए। भैया आर का प्रोजेक्शन ए पे क्या कहलाएगा? बोलो। ऐसे बोल दूं? ए को लिखने का तरीका आर कॉस अल्फा। आर का प्रोजेक्शन इधर, ए क्या है? ए है ना, आर का एक पार्ट इधर आ गया। सो आर कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए। एक और तरीका, इधर भी प्रोजेक्शन देखो बी पे, तो बी को लिख सकते हैं आर कॉस बीटा। अरे आर के प्रोजेक्शन ही तो चेक कर रहा था, ए पे कितना आएगा? आर कॉस अल्फा। आर का प्रोजेक्शन बी पे कितना होगा? आर कॉस बीटा। ये लो, ए पे लिख दिया मैंने आर कॉस अल्फा, बी पे लिख दिया आर कॉस बीटा। ठीक है सर, सारे ऑप्शंस चेक करो, सारे ऑप्शन में अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा। तो मैं भी कंडीशन लगाता हूं कि भाई मान लो इफ लेट अल्फा लेस देन बीटा है। भाई अगर अल्फा बीटा से छोटा होगा तो क्या कॉस अल्फा बड़ा होगा क्या कॉस बीटा से? क्या मतलब सर? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको कि अगर अल्फा हमारा 30 डिग्री है और बीटा हमारा 90 डिग्री है, तो cos 30 या अल्फा को चलो 60 ले लेते, काम आसान होगा। तो cos 60 डिग्री बड़ा होता है क्या cos 90 डिग्री से? सर 60 डिग्री छोटा होता है 90 डिग्री से, लेकिन cos 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है और cos 90 0 होता है। अरे देखो 60 डिग्री जो था वो 90 डिग्री से छोटा था, लेकिन cos 60 डिग्री cos 90 से बड़ा होता है। तो अल्फा जो है वो बीटा से छोटा होता है, लेकिन cos अल्फा बड़ा होता है। cos का उल्टा चलता है ना भाई। cos क्या कहता है कि भाई जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा मैं अपनी वैल्यू घटा दूंगा। cos हमेशा ये तो कहता है cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। जैसे जैसे एंगल बढ़ा cos का वैल्यू डिक्रीज हो गया। तो अगर एंगल बढ़ता है तो cos का वैल्यू डिक्रीज होता है। यहां से cos अल्फा देखा तो इट कम्स आउट बी a/r। यहां से cos अल्फा का वैल्यू देखा, इट कम्स आउट बी a/r। सिमिलरली यहां से cos बीटा को भी देखा मैंने, इट कम्स आउट बी b/r। तो एक छोटा सा दिमाग लगाया और फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सो इट इज योर a/r ग्रेटर देन b/r। भाई r तो सेम है, मार दिया, तो यहां से a ग्रेटर देन b मिलता है मुझे। तो क्या बोलता है कि अगर अल्फा बीटा से छोटा है तो a बड़ा होगा बीट से, है ना। ये तो हमने सर सीधा सा दिमाग लगाया। अब इसको समझते भी, इसके फील भी तो लेना है ना। तो इसका फील लेते हैं। फील क्या कहता है हमसे? इसका फील कहता है कि भाई साहब अगर इफ a इज ग्रेटर देन b, तो रिजल्टेंट जो होता है ना, रिजल्टेंट वो मतलबी है। अगर a बड़ा है b से तो रिजल्टेंट होता है मतलबी। मतलबी क्यों भाई? रिजल्टेंट उसकी तरफ खिसक जाता है जो बड़ा है। हाँ, मतलबी है ये रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट इतना ज्यादा मतलबी है कि जो वेक्टर बड़ा होता है ना वो उसकी तरफ खिसक जाता है। जैसे अगर a बड़ा है ना तो रिजल्टेंट a की तरफ खिसक जाएगा, अगर b बड़ा है तो रिजल्टेंट b की तरफ खिसक जाएगा। तो मान लो यहां पे मैंने इसको बनाया, ऐसे पूरा बना देता हूं फिर से। तो मान लो कुछ सिनेरियो ऐसा तुम्हारे आंखों के सामने आ जाए कि यहां पे सर एक वेक्टर b था और एक वेक्टर यहां पे a था, और कंडीशन डाल दी है कि a जो है b से बड़ा है।
भाई अगर ए बी से बड़ा है ना तो रिजल्टेंट तुम्हारा ए की तरफ खिसक जाएगा। तो ए के साथ एंगल बनाया अल्फा, बी के साथ एंगल बनाया बीटा। तुम भी समझदार, मैं भी समझदार, अगर ए बड़ा है बी से तो अल्फा छोटा हो जाएगा बीटा से, अल्फा छोटा हो जाएगा बीटा से, है ना स्मार्ट वर्क। बस अच्छा सर अगर यहां पे तो क्या बोला, ए बड़ा था बी से, है ना, हैशटैग ए बड़ा था बी से। मान लो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, यहां पे पैक कर देते इसको, हैशटैग इफ बी ग्रेटर देन ए, अगर बी बड़ा होता ए से तो फिर, तो यहां पे ये जो वेक्टर ऐसे बना रहे थे आप लोग, ये आपका बी होता, यहां पे ए होता, और रिजल्टेंट पता है कहां होता, बी के पास। रिजल्टेंट उसके पास जाता है जो मैग्नीट्यूड में बड़ा है, तो उस केस में ये होता है अल्फा, ये होता बीटा, और तुम बोलते हैं अल्फा बड़ा है बीटा से या बीटा छोटा है अल्फा से। अगर बी बड़ा होता ए से तो बीटा छोटा होता अल्फा से। तो ये डायरेक्ट समझने वाली बात है, रिजल्टेंट मतलब ही है, रिजल्टेंट हमेशा वहीं जाएगा जहां पे बड़ा मैग्नीट्यूड होगा। जहां पे बड़ा मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट उधर खिसक सकता है, और जैसे रिजल्टेंट उधर खिसकेगा जो एंगल बनेगा वो छोटा हो जाएगा। तो ये तो पूरा तरीका सोचने वाला है ना, जैसे तुम लोग करते हो, है ना, लेकिन ये हमारा स्मार्ट वर्क है। तो हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। ये सारी बातें मैं मिटा रहा हूं, मैं ना यहां से ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, इतने भी हम बेवकूफ नहीं है जो ये चीजें नहीं समझते हो। तो उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी बातें। तो रिजल्टेंट मतलब ही है हमेशा उस वेक्टर की तरफ खिसका हुआ रहेगा जो मैग्नीट्यूड में बड़ा है, और जैसे वो उस वेक्टर की तरफ खिसका तो उस वेक्टर के साथ जो एंगल वो बना रहा था, जो रिजल्टेंट उस वेक्टर के साथ एंगल बना रहा था वो छोटा हो जाता है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज बड़ा तो रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है वो होता है छोटा। अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो एंगल छोटा होगा, मैग्नीट्यूड अगर छोटा है तो एंगल बड़ा होगा, बस इतनी सी बात है। सो यहां पे देखो अल्फा अगर बीटा से छोटा है तो ए बड़ा होगा बीटा से, दिस इज द पॉइंट, यही हमारा फाइनल आंसर है। समझते हो ना, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, नोट कर लेना, दिस इज द हैशटैग स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहीं से कर लो, ठीक है। चलिए भाई छाप लीजिए इसको फटाफट से। हाँ भाई किया नोट सभी ने, समझ आती है ना बातें, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनमें से किसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होंगे, इनमें से किन को फर्क नहीं पड़ता है कोऑर्डिनेट सिस्टम से। इसको तो पढ़ेगा, आई कैप लिख दिया उसने पहले ही, इसको भी पढ़ेगा, आई कैप जे कैप दिख रहा है, लेकिन ऊपर देखो पी क्यू आर, ये तो सारे वेक्टर फॉर्मेट में थे, आई कैप जे कैप मेंशन किया, बट अगर ऊपर हमें इसको सिंगल, अगर सुनो, अगर आप वेक्टर फॉर्मेट में भी लेते हो तो वेक्टर के फॉर्म में लिखे ना, अभी तो कोऑर्डिनेट से कोई फर्क नहीं पड़ता ना उसको, जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करोगे आई कैप जे कैप को तब तक उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। हम क्या जाने कि कौन से कोऑर्डिनेट है, हम क्या जाने आई कैप है जे कैप है के कैप है, यहां तो दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो इसको तो फर्क पड़ता है कोऑर्डिनेट से, तो ये तो नहीं होगा। यहां पे देखो पता चलता है कि भैया एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आई कैप भी है जे कैप भी है ना, आर जेड के साथ के कैप लगाना भूल गया वो, कोई बात नहीं। तो मतलब समझ लो ना बात को तुम लोग, कि यहां पे इनको देख के पता चल रहा है कि नहीं यार ये एक्स एक्सिस की बात होगी, नहीं यार ये तो वाई एक्सिस की बात होगी, नहीं यार ये तो एक्स वाई प्लेन की बात होगी। बट यहां देखो कुछ पता ही नहीं है कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, कुछ नहीं पता सर। तो इसमें से किसको फर्क नहीं, कौन है इंडिपेंडेंट, सर यही तो है इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि अभी वहां पे कोई डिफाइन नहीं किया हमने कि आई कैप है, जे कैप है, के कैप है। जैसे मैं वहां पे आई कैप लगा दूं या जे कैप लगा दूं या के कैप लगा दूं, वो भी यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाएगा, वो भी इसको डिपेंड करना पड़ेगा कि नहीं यार मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए ही बात करूंगा, नहीं यार मैं सिर्फ वाई एक्सिस के लिए बात करूंगा, या फिर मैं सिर्फ जेड एक्सिस की बात करूंगा, ठीक है। तो अभी p प्लस क्यू प्लस आर वेक्टर फॉर्मेट में भी करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी हम ये चीज नहीं बता सकते कि वो एक्स एक्सिस में है, वाई में है या जेड में है, या फिर कौन से प्लेन में है इवन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, थोड़ा सा सोचने वाला सवाल था, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है भाई। समझते हो बात को पक्का ना, जी हाँ। तो यहां पे हमारा आज का सेशन करते हैं हम समाप्त। अभी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन खत्म हो गए, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अगले सेशन में हम और ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस की लेवल जो आप देख रहे हो वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो लास्ट में जाते जाते मैं आपको ले जाऊंगा बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। तो वहां पर भी देख लेंगे कि किस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। वैसे तो ज्यादा है नहीं, बट जितने भी होंगे मैं तुम्हें करा दूंगा इसमें, ठीक है। मैं जैसा हमेशा कहता हूं कि वेक्टर तो मैथ्स का चैप्टर है ना, तो हमारे पास इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो पाएंगे वो मैं आपको सारे सॉल्व करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है।
चलिए भाई, बाकी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिए। वीडियो दोबारा देखने के लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, वो है वेबसाइट पे आके ज्वाइन कर सकते हो। सीधा सा काम करना है, गूगल पे जाना, www.magnetbrains.com सर्च करना, तुम्हारे सामने एक बढ़िया शानदार सा पेज खुल जाएगा। इस पेज में तुम जाओगे IIT JEE डिपार्टमेंट पे। जैसे तुम IIT JEE डिपार्टमेंट पे जाओगे, तुम्हें यहाँ पे मेरी फोटो दिख जाएगी, यहाँ पे मेरा कोर्स, फुल कोर्स अवेलेबल है, उसमें आपको वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे एक और पेज तुम्हारे आंखों के सामने आएगा, जिसमें मेरी एक शानदार सी फोटो यहाँ लगी होगी, और यहाँ पे हमने पूरा डिफाइन कर दिया कि क्या क्या चीजें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, DPPs, उनके सॉल्यूशन, फिर MCQs, PYQs, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे MCQs में क्या आएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो मैं भी करा रहा हूँ, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे आपको आपके लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। हर एक चैप्टर में हमने प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया, लेक्चर 1, फिर उसका DPP1, फिर DPP1 का सॉल्यूशन, लेक्चर 2, DPP2, DPP2 का सॉल्यूशन, ऐसे करके हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 3, PYQ पार्ट 1, PYQ पार्ट 2, ऐसे करके सब कुछ हमने क्लासिफाई किया यहाँ पे। तो मतलब ये है कि आपको कभी भी वीडियो को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम इधर उधर वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, सीधा वेबसाइट पे आओ, वेबसाइट पे आके वीडियो को देखो, आपका भी टाइम बचेगा और उस टाइम में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। बाकी हाँ, जाने से पहले तुम एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो वो जो चैनल पे वहां पे लाल रंग का बटन दिख रहा है ना, उसको दबा लो, उसके बगल में जो घंटा है उसको भी बजा दो, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, राइट। बाकी हाँ, सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और अपने भाई बंधु सखा सहेली तक इस सेशन को जरूर पहुंचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि मैग्नेट ब्रेन्स पे IIT JEE की एक धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है और मैं पूरा जानता हूं कि तुम लोग करोगे ये सारी बातें, है ना। चलिए भाई, सो ये थी कहानी हमारे आज की सेशन की। कुछ नए क्वेश्चंस हमने देखे, कुछ नई बातें आज हमें जानने को मिली। अगले सेशन में फिर से हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन का नाम सुन के कभी भागा मत करो, ठीक है। वो कहते हैं ना भाई, जिस चीज से जितना भागोगे उतना डराएगी। तो क्वेश्चन से अभी भागना शुरू कर दोगे ना, तो आगे चल के क्वेश्चन बहुत परेशान करेंगे। तो अभी सामना करो, डट के लड़ाई करो क्वेश्चन के साथ, आक्रमण करो क्वेश्चन पे, जो करना करो। लेकिन हाँ, क्वेश्चन वाले सेशन आते हैं तो उनको इग्नोर मत करो, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।